धन्यवाद सचदेव। तो अभी जैसे आप सबको इंतजार था, अपने जो संस्थापक सदस्य हैं अपने सुनील भाई वो पहुंच चुके हैं हमारे बीच में, जिन्होंने बहुत सी इन जो समस्याओं के बारे में हमने आपसे पहले चर्चा की उस पर विस्तार पूर्वक से वो कार्य भी कर रहे हैं। हम तो उतना नहीं कर पाते, उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगाया हुआ है, जो खेती के ऊपर काम कर रहे हैं, पैसे के ऊपर काम कर रहे हैं, हर एक वो व्यवस्था जो मानवता के खिलाफ काम कर रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं सुनील भाई को आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पे वो आए और जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनको हमारे सामने रखे, उसका समाधान हमारे सामने रखे। और जो 19 नवंबर की जो रैली है वो उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, हमारे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, वो सब जनता के सामने रखें। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। नमस्कार जी। बोले नहीं, नाराज हो? नमस्कार जी। तो जो साथी चले गए उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा और जो बैठे हैं आप सबका धन्यवाद। तो मैं एक निवेदन करता हूँ आपसे कि जो पीछे बैठे हैं उस अगली कुर्सी भर दो ताकि मेरे को लगे कि बरी बरी है, बोलने में अच्छा रहेगा। आ जाओ माताएं बहनें बैठे हो, इधर आ जाओ आप। आगे कुर्सी एक भी खाली ना रहे, ये निवेदन है हाथ जोड़ के। जो ये दूर भाई बैठे हैं ये नाराज है क्या? ये आप भी आ जाओ दोस्त, थोड़ी देर आ जाओ। ये तो सारी खाली रहेगी, मैं तो आगे भरेंगे। भाई तुम ही आ जाओ। सुरेंद्र कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ आ जाओ। क्या शर्म क्या भाई, रुक के मारो जी। अभी क्लास से की मजे वाली बात नहीं हुई। फिर आप भी परेशान तो नहीं हो गए ना? तो इधर आ जाओ। इधर मैंने कॉलेज में पढ़ाया तो मैंने वैसा लगा क्लास बड़ी बड़ी सी हो तो मजा आ जाए। आ जाओ इधर, आ जाओ सारे ही आ जाओ। पीछे नहीं जाना, आना आगे ही है। आ जाओ, आप भी आ जाओ, रिक्वेस्ट है। आ जाओ जी, आ जाओ। आज इधर आ जाओ। अब इधर आ जाओ भाई, आ जाओ बैठो। आ जाओ इधर, यही जगह यहाँ बैठो ना भाई। मोबाइल बैठे मेरा है तो अपने आंध्र प्रदेश का भाई पता पहले तो गलती हमारी है कि हम लेट हैं। और लेट भी ये है कि आज कई प्रोग्राम थे तो मैं पहले प्रोग्राम को आधा अटेंड करके फिर दूसरे भाई को दे के और फिर मैं चला हूँ। और गाड़ी से हमारी गाड़ी की स्पीड 120 से नीचे नहीं उतरी, तो कोशिश ये थी कि हम आराम से भी पहुँच जाएं और तेज़ भी पहुँच जाएं। तो ये शुक्र है कि पहुँच गए। और माफ़ी इसलिए चाहते हैं कि देर हो गई है, लेकिन फिर भी एक निवेदन करता हूँ मैं, जो अगले कुछ पल हैं, कुछ मिनट हैं, शायद आधा एक घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करेंगे आपको। ये वो समय है जो साथी चले गए किसी कारण से वो मिस करेंगे कि ये मिस नहीं करना चाहिए था। ये इतना ज़रूरी टाइम है। तो ऐसा क्या है कि भाई हम दिन रात और पागलों की तरह दौड़ना और ये सारे भाई इकट्ठा करना, सब माताएं बहनें बुलाना और ये सब चल रहा है, ये क्या है? देखो होता क्या है कि जब आदमी है, ये आदमी औरत आदमी कोई भी एक, वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, मैं वो जो रिक्वेस्ट कर रहा था ना, ये जो फ़ोन है ना जो लाइव कर रहे हैं वो तो अलग बात है, बाकी इसको जहाज पे डाल दो। हाँ ठीक है, ताकि क्या है कि कितना ही ज़रूरी फ़ोन हो, ज़िंदगी से ज़रूरी फ़ोन नहीं होता और अपनी ज़िंदगी से ज़रूरी नहीं होता, है कि नहीं? अब मान के चलो कहीं अपना कोई नज़दीकी अपनी ज़िंदगी पूरी करके चला भी गया तो उसमें हम क्या करेंगे?
बस इतना है कि जो जल्दी पहुंच जाएगा हम 15 मिनट पे लेट पहुंच पाएंगे, बस इतना है। तो बदल कुछ नहीं सकता, हमारे एक फ़ोन ना उठाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल ज़िंदगी का है। तो इसलिए इसको जहाज पे डाल दो ताकि ये बार बार सिर दर्द ना करे। आदमी समाज में रहता है, वो अकेला है, और जब वो अकेला है तो उसके फिर परिवार जुड़ता है, परिवार जुड़ के फिर अपना कुनबा जुड़ता है, परिवार से बड़ा कुनबा यानी दादा का चाचा ताऊ जुड़ गए, फिर पड़ोसी जुड़ गए, समाज जुड़ता है, फिर गांव जुड़ता है, फिर गांव से जिला जुड़ता है, ये सारी जुड़ते चले जाते हैं। इस व्यवस्था में कुछ गलत भी होता है आदमी के साथ, कुछ सही भी होता है। गलत क्या है? जो आदमी को अच्छा महसूस नहीं होने देता वो गलत है, और जो वो अच्छा महसूस होने लग जाए वो सही है। इतना ही तो है। अब मेरी आंखों में दर्द है, तो मेरी आंखों में दर्द का मतलब क्या है कि मुझे जो फील होना चाहिए था अच्छा वो नहीं हो रहा है, बुरा फील हो रहा है तो वो दुख है, और जो अच्छा फील हो रहा है तो वो सुख है, बस इतना ही तो है। और इस सुख के पीछे सब भाग रहे हैं। लेकिन एक फर्क ये आ गया इस टाइम कि जिसको सुख चाहिए था वो कागज के नोटों में आ गया। और मेरे ख्याल से भाई ने, अमरिंदर ने बताया होगा सारा रुपए वाला मामला। इस चक्कर में जब हम समाज में जीते हैं तो एक चीज निकल के आती है, मैं अपनी पत्नी के साथ हूं तो मेरे पत्नी के साथ जीने के मेरे कुछ व्यवहार हैं जिसको हम धर्म कहते हैं, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये नियम है। मेरे बच्चे के साथ मेरे कुछ अलग नियम हैं, मेरे पिताजी के साथ, मेरी माँ के साथ कुछ अलग नियम है, मेरे ससुराल वालों के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मतलब सबके साथ जो नियम है जिंदगी जीने के वो अलग अलग हैं। ये जिंदगी जीने के लिए हमें व्यवहार की जरूरत होती है, ठीक है जी। और व्यवहार में अगर दोष है तो हमारे बहुत सारे दुश्मन बनते चले जाएंगे, व्यवहार में अगर दोष नहीं है तो दोस्ती होती चली जाएगी। तो जो जितना अच्छा व्यवहार का होता है उसकी मित्र मंडली, उसका परिवार बड़ा होता है, और जिसके व्यवहार में ज्यादा दोष है उसकी मित्र मंडली छोटी, अकेला रहेगा, एक आध मित्र बनेगा, वो सारा का सारा ऐसे चलता है। तो मैं दो चीजें एक साथ लेके देख रहा हूं काफी दिनों से कि एक अंग्रेज आता है और वो यहां देश में 15-20 साल घूमता है। 250 साल पहले, 188 साल पहले की बात है, अंग्रेजों के मतलब राज शुरू होने से पहले की बात है। तो वो क्या कहता है कि भाई मैं तो इस देश में ना चारों तरफ घूम लिया लेकिन मुझे कोई गरीब नहीं दिखा। और वो गरीब नहीं दिखने की बात है वो मैं अपनी दादी से देखता हूँ। मेरी दादी अभी 6-7 साल पहले गुजर गई। उसके पाँव में, ये वर्मा जी बैठे, इन्हें तो दुनिया भर के बनाए भी होंगे, 200, 300 ग्राम के वो छलकड़े बोलते थे उनको। एक पाँव में 3 तो मैंने देखे, उससे पहले उसने 2-2, 3-3 अपनी लड़कियों को दे दिए होंगे और वो सारा कर दिया होगा, आपने भी देखा होगा। दोनों पाँव में मतलब 5-5, 6-6 यानी कई 2-3 किलो तो वो अपने पाँव में ही पैर के रखी थी। तो जब मैं पूछ रहा था कि ये कितना था तो वो कह रही थी कि भाई जब मेरा ब्याह होया तो लगभग 3 से 4 दड़ी चांदी थी, यानी 15 तो 20 किलो में चांदी थी। और आज तोड़े भी नहीं, आज तो कुछ भी नहीं। तो फिर जब मैं बात कर रहा था कि भाई ये किलो में थी तो सोना भी 10-15 तोड़े, 20 तोड़े तो आराम से मिलेगा, क्योंकि किलो चांदी किलो दड़ियों में है, तो सोना भी तोड़े में 5-10-20 तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बात मैंने जो बड़ी उम्र की ताई थी कई, उनको पूछी तो वो भी कह रही कि 11 किलो थी, 2 दड़ी थी, इस तरीके से वो भी था। तो फिर मैं ये बात, और भाई राजीव दीक्षित जी को आपने सुना हो, यहाँ पे पोस्टर लगाया जो सबसे इधर वाला पोस्टर है, ये कहते हैं कि भाई वो अंग्रेज कह रहा है कि इतना धन पड़ा है इस देश में कि मतलब ढेरों में है, गिनते नहीं है अब भाई 1 नोट 2 नोट ऐसे नहीं गिनते, सिक्के पड़े हैं चांदी के सोने के, उनको तोल के रखते हैं। और धन इतना है कि पूरा समाज में धन ही धन है, तो किसी को ताले लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबके पास है। वो चीज मैं अब देख रहा हूं जो 10 साल पहले या 15-20 साल से मैं अपनी दादी से बात करता आया और अपने परिवार में बात करता आया, तो लगता था कि जब अब ये हालत है तो 150 साल 200 साल पहले तो कमाल सच में वो हालत होगी जो अंग्रेज कह रहा है। तो वो अंग्रेज ये कह रहा है कि यहाँ की संस्कृति को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? क्योंकि यहाँ पे 3 पीढ़ियां इकट्ठी बैठती हैं
और कई जगह तो 4 पीढ़ी भी, परदादा, दादा, बाप और बेटा, 4 पीढ़ियां हैं। तो वो जो 4 पीढ़ियों का अनुभव एक दूसरे के पास जाता है, वो अनुभव इतना कमाल का है कि जिंदगी सिखाता है। जिंदगी कैसे सिखाता है? आप सब ने केवल ये सुना होगा कि दादी नानी की कहानियां, लेकिन हमने सुनानी छोड़ दी। हाँ, कोई हमने वो सुनानी छोड़ दी। हम शाणे हो गए। क्यों? क्योंकि हम टेलीविजन वाले हो गए, मोबाइल वाले हो गए, है ना, सास भी कभी बहू थी, ये वाले हो गए। फिर एक और आ गया, मैं तुम और वो, पति पत्नी और वो। तो जो ये पति पत्नी से अलग जो वो है, मेरे हिसाब से तो वो गंदगी है। लेकिन टीवी ने तो बड़ा धड़ल्ले से दिखाया उसको। और जब पति पत्नी और वो, मैं तुम और वो, और कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ, ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते नहीं, ये उन संबंधों को जो 4 पीढ़ी इकट्ठी बैठती थी, उनका सत्यानाश करने के लिए मतलब बहुत बड़ा खेल है। तो होगा क्या ये? इसको इस तरीके से समझिए। मैं ये सोच रहा था कि भाई पंचतंत्र की कहानियां हमने 2-4 सुनी। खरगोश ने शेर को मार दिया, 2 बिल्ली का झगड़ा हो गया, वो अपनी रोटी लेके बंदर के पास चली गई और बंदर सारी रोटी खा गया, बिल्ली देखती रह गई। सुना होगा आप सबने ऐसी ऐसी, और 2-4 सुनी होंगी। लेकिन मैं ये सोचता था कि भाई पंचतंत्र ऐसा क्या है इन 5 तंत्रों में, क्योंकि तंत्र 5 हैं, तो 5 तंत्रों में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा जोर मेरे समाज में दिया गया व्यवहार पे या कहानी सुनाने पे। तो बाय चांस मेरे को एक किताब मिल गई, असल में जो वो पूरी की पूरी शुद्ध किताब है पंचतंत्र की कहानियों की। और उसमें क्या मिला, वो आज बहुत कुछ लेके जाने वाले हो आप, और जो चले गए उनका बहुत कुछ छूटने वाला है। उसमें व्यवहार, मैंने वो कहानियां पढ़ने के बाद मुझे ये लगने लगा कि मैं अपने बेटे को केवल इतना ही पढ़ा दूं कि उसको नाम लिखना आ जाए, उसको हिंदी पढ़नी आ जाए, उसको थोड़ी अंग्रेजी पढ़नी आ जाए, डिग्रियों की उसको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वो कहानियां 70 कहानी है, 70 कहानी उसको जिंदगी जीने का पूरा सलीका सिखा देंगी। किसी डिग्री की, किसी पढ़ाई की, किसी बकवास की, किसी स्कूल की। और ये जो लाखों रुपए हम हर साल फूक रहे हैं सर प्राइवेट स्कूलों में, और वो क्यों फूक रहे हैं? पैसा भी दे रहे हैं और अपनी जड़ें काटने का पैसा दे रहे हैं। मतलब जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं। तो क्या था उन कहानियों में? मैं 2 छोटी छोटी कहानी आपको बताता हूं, और फिर ये आज का जो सिस्टम है ये क्या हुआ, इसके साथ हम चर्चा करेंगे। शुरुआत होती है एक व्यवहार से। व्यवहार कौन सा? कि अगर 2 विरोधी चीजें इकट्ठी हो जाएं तो वो सत्यानाश करेंगी। 2 विरोधी चीजें। अब जैसे भाई सचदेवा जी बता रहे थे, इन्होंने अगर बताया हो नमक और दूध इकट्ठी हो जाएं और उसको खाया जाए लगातार, तो वो बीमार करेंगी और हो सकता अल्सर कर दें, हो सकता आपकी स्किन को इतनी गंदे तरीके से गला दे क्योंकि स्किन एलर्जी करेंगी। फिर बोलेंगे दूध और प्याज को एक साथ ले लो तो वो बीमार करेगा। ऐसे मतलब दुनिया भर के नियम है, सूत्र हैं ये। इसी तरीके से भाई ये फोन देखिए किसका बज रहा है, इसको साइलेंट कर दो, मेरे वाला तो नहीं है। देखिए ये चल रहा है, इस पे कर दो, इस पे जहाज पे लगा दे, चाहे लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है तो इसको फोन को काट दे, फोन को काट दो, इसके पास बैठ जा, अगर ये करे तो काट दे। तो पहली कहानी क्या है, थोड़े टाइम में सुनाऊंगा जल्दी जल्दी, कि मैं और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कुछ तो हैं मेरे, ज़्यादातर तो मेरी उम्र के होंगे, 30 से 40 के बीच में, एक आध 45 की उम्र के होंगे, कुछ माताएं ज़्यादा उम्र की हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ ताऊजी हैं। इनके लिए क्या ज़रूरी है, या हमने अगर ये कहानी खोई है तो क्या खोया है, इसको देखना आप। उसमें पहला है कि भाई एक व्यापारी होता है और उस व्यापारी को पढ़े पढ़े ये दिमाग में आया कि धन तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, और ये तो होता ही है, लेकिन साथ में नियम है कि वो धन धर्म अनुसार कमाया गया हो, किसी को लूट के, किसी को दर्द दे के, किसी को चोट पहुंचा के नहीं कमाया गया हो। तो ठीक है जी, फिर धन कितना भी हो, अंबार लगे हो धन के, लेकिन एक नंबर में, जो आज के भाषा में कहें
ठीक है, उसको रात को पड़े पड़े दिमाग में विचार आया कि ये तो बढ़ना चाहिए। तो उसने तो सुबह अपनी गाड़ी उठा ली और अपना सामान भर के बाहर दूसरे राज्य में दूर बेचने के लिए चल पड़ा। चलते दो तगड़े तगड़े सांड जैसे एकदम बैल थे उसके, लेकिन रास्ते में, और अकेला चला नहीं, 4-5 व्यापारी इकट्ठे होकर चले, क्योंकि जंगलों से जाना था तो इकट्ठा होकर जाना फायदे का हो गया। तो फायदे का हुआ तो जाते बीच में एक जगह ऐसा हुआ कि दलदल आ गई थोड़े से हिस्से में, और उस दलदल में एक ये बैल का पैर फंस गया और वो टूट गया। पैर टूट गया तो अब समस्या हो गई, सरके तो सरके कैसे उस बैल के साथ। तो उन्होंने 1 रात 2 रात बिताई। बाकी सारे बोले कि भाई देख, एक ये कमाल का मतलब सिद्धांत सिखाया उसने। उसमें एक छोटी सी लाइन है जो बच्चों के लिए बड़े काम की है। उसमें बताया, एक बैल के लिए यानी एक छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान मत करो। यानी यहां पे अपने साथ 40-50 तो लोग हैं और 10-12 बैल हैं और फिर साथ में धन भी है। अब ये जंगल है, जंगल में अगर शेर आ जाता है या हमला हो जाता है किसी जंगली जानवर का, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो एक बैल के लिए इन सब को दांव पे लगाना गलत है कि नहीं? ये बात व्यवहार की बात है। अगर ये बच्चा सीखे कि एक तरफ छोटा नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ ज्यादा फायदा हो रहा है, तो छोटे नुकसान को छोड़ दे और बड़े फायदे के लिए चल। तो वहां से वो 2 लोगों को छोड़ते हैं कि भाई तू इस बैल की देख रेख कर 2 दिन, इसका पैर ठीक होता है तो फिर तुम इसको छोड़कर हमारे साथ मिल लियो, हम वहां मिलेंगे। अब वो छोड़ के बाकी लेके चल पड़े, लेकिन वो भी डर गए कि भी हम मारे जाएंगे। वो उसको चिकित्सा दे के, जो भी उसके पैर पे बांधना था, पट्टी बांधनी थी, बांध के और उसको घास के पास थोड़ा सरका के और निकल लिए। जंगल की घास थी, यमुना का किनारा था, ठंडी ठंडी हवा थी। अगले 1 हफ्ते में वो तो तगड़ा हो गया, फिट हो गया, उससे टांग फिट हो गई। चल उठ के चला तो वहीं पे यमुना का पानी गजब, और साथ में वो जंगल का गजब का घास। वो तो 1 महीने के अंदर ही सांड से भी तगड़ा हो गया। सांड से जब तगड़ा हो गया तो घूमने लगा, और जब वो मतलब रांभता था तो वो राम, उसकी जो आवाज थी वो हाथी से भी ज्यादा थी। तो एक बाय चांस वहां पे शेर अपने दल बल के साथ अपनी प्रजा के साथ आया, और प्रजा के साथ आया, उसने आवाज सुनी और शेर छिपके और एक उसके पीछे बैठ गया, पेड़ के पीछे, और अपने मंत्रियों को बैठा लिया। मंत्रियों में कौन? सारे जानवर, लेकिन जो 2 ऐसे मंत्री थे जो उन्होंने पद से हटा रखे थे, उनको बोलते हैं लोमड़ी, और लोमड़ी सबसे चतुर होती है। तो वो 2 अलग बैठ गए। उसने देखा वो लोमड़ी, दोनों लोमड़ी आपस में बात कर रही कि कितना मूर्ख राजा है, इसने समस्या देखी भी नहीं, समस्या के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करी, और पहले ही डर के दुम दबा के बैठ गया। तो यहां से क्या सीखेगा बच्चा? कि अगर समस्या है जिंदगी में तो पहले उसको देखो कि है क्या। उसको बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे मत भागो, ठीक है? फिर क्या करें? वो मंत्रणा कर रहा, अब क्या करें, अब वापस जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर एक नई बात बताता है कि जो लीडर होता है ना, लीडर, नेतृत्व, वो कभी भी डरपोक नहीं होना चाहिए। मतलब छोटी बात है क्या ये? वो तो नेतृत्व सिखा रहा है, लीडरशिप सिखा रहा है, वो छोटी छोटी बातें। फिर क्या करना चाहिए? बोले उसको अपने सबसे समझदार लोगों से मंत्रणा करनी चाहिए। तो ये तो उनकी बात होगी। तो फिर वो लोमड़ी, एक लोमड़ी दूसरी लोमड़ी को बोल रही है, बोले देख ये तो है मूर्ख, लेकिन अगर राजा मूर्ख हो या राजा में कुछ कमी हो समझ की, तो उसके जो सबसे अहम लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा जरूरी समय पे सलाह दे देनी चाहिए, चाहे उसको अच्छी लगे या ना लगे। वैसे तो क्या कहते हैं, बिना मांगे नहीं सलाह देनी, लेकिन जब नुकसान बड़ा हो तो सलाह दे दो। दूसरा बोल रहा है तू पागल है के, पहले तेरी बेइज्जती कर रखी, तू पद तक फेंक रखा, दोबारा फिर तेरी बेइज्जती करेगा। बोला मन ने बेइज्जती तो कोई मतलब नहीं, समस्या मेरे राज्य की है, समस्या मेरे राज की है, समस्या मेरे देश की है, समस्या मेरे जंगल की है। जंगल मतलब उसका राज है, उसका एरिया है।
तो मैं इसको अपने ऊपर लेके चल रहा हूं, जो ये चर्चा चल रही है मैं उसको अपने ऊपर सोचूंगा। और बच्चे की ये कमाल की बात होती है कि वो अपने ऊपर लेके चलता है हर चीज को। तो वो सारी चीज जब मैं बच्चे को सुना रहा हूं, या कोई भी दादी नानी दादा दादी बच्चे को सुना रहे हैं, वो बच्चा अपने तरीके से सब समझ रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना। तो फिर वो कहता है रुक, अब मैं देखता हूं क्या होता है। बोले ये कुछ करे, मुझे मारे, मुझे छोड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे राज्य की बात है, मेरी प्रजा की बात है, मेरे मित्रों की बात है, मैं बोलूंगा। गया पास में, बोले जी देखो वैसे तो मेरा कोई हक नहीं, मतलब बात करने का लहजा बता रहा है वो बच्चा कैसे बढ़ेगा आगे आगे, कि देखो वैसे तो मेरा हक नहीं, क्योंकि आपने तो मेरे को पद से हटा रखा है, लेकिन देखो अब समस्या मेरे राज्य की है, तो जब राज्य की समस्या है तो फिर मैं भी उसी में हूं, तो मेरे को अब सलाह देनी है, चाहे आप मेरे को मारियो चाहे छोड़ियो। ये है चालाकी भरी चर्चा, जब हमें ऐसे आदमी से चर्चा करनी हो जिसके साथ बात भी नहीं हो और उससे बात शुरू करनी हो। यही तो है भी, अगले से माफी मांग लो, उससे सलाह देने की बात कर लो, सारी चीज कर लो और वो आपके साथ जुड़ जाएगा। बोले वो अरे कोई बात नहीं भाई, उसका नाम करकट और दमनक में बता रखा है, वो करकट भाई कोई दिक्कत नहीं तू बोल। बोले देखो मैंने एक बात आपकी बड़ी खराब लगी, चाहे आप मैंने मार दियो, फिर कह दे कि चाहे मैंने मार दियो चाहे छोड़ दियो, मैंने आपकी एक बात बहुत खराब लगी। अब वो क्या? बोले किसी राजा को या किसी नेता को, मान लीजिए ये अभी जनता सरकार मोर्चा चल रहा है, इसमें जितने सारे साथी दौड़ रहे हैं वो समाज में लीड कर रहे हैं, अगर वो किसी छोटी सी समस्या को देख के और प्रोग्राम कैंसिल कर दे, लेट होना, मान लिया मैं लेट हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं कह दूं अब नहीं पहुंचा जाएगा भाई, मैं जितनी मस्ती से यहां पे 500 लोगों से बात करूंगा उतनी ही मस्ती से मैं यहां 5 से बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 में से भी क्या पता कोई एक निकल के आ जाए जो राजीव दीक्षित जैसा हो, जो भगत सिंह जैसा हो, जो ऊपर जितने हमने फोटो लगा रखे उनमें से क्या पता कौन कैसा निकल आए, किस माँ ने किस वीर को पैदा कर रखा हो। तो हमारे बीच में कभी ये नहीं आता कि 2 आदमियों से बात की है या 50-100 आदमियों से बात की है या हजारों से बात की है। बात यह है कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो वो कहता है कि देखो आपने मूर्खता करी, मतलब वो आदमी जिसको फेंक रखा हो बेइज्जती करके, वो कह रहा अपने राजा को कि आपने मूर्खता करी। बोला क्यों करी? बोला आपने समस्या को देखा भी नहीं और आप तो पहले डर गए। बोले एक काम कर सकता हूं, फिर वो बोला कि ठीक फिर बताओ क्या करें। बोले मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं। बोले बता क्या करना? बोले वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। वो चुपके चुपके गया, उसने देखा तो बैल, इससे शेर डर गया, ये तो गड़बड़ है। तो वो गया, बोला देख भाई कौन है तू? अब मैं ये हूं, इस ये मेरा नाम है और ऐसे ऐसे। बोला कि ऐसा है, उधर है ना शेर है दुर्गा, और दुर्गा वाला शेर है, अगर तने ढंग से नहीं रहा तो वो तने मार देगा, जानता है। वो बोला ये क्या, फिर क्या करूं? बोला दोस्ती कर ले। बोले वो कैसे होगी? बोले वो मेरा काम है। उधर तो कह दिया कि वो दुर्गा का शेर है और उससे दोस्ती मैं करवाऊंगा। उससे जाके कह दिया कि वो तेरा बोला वो बच गया, आप तो वो तो शिवजी महाराज का नंदी है और जान ले लेंदा अपनी। फिर क्या करें? बोले मैं उस तक कह आया, अगर तू चाहे ना तो मैं शेर, मतलब दोनों का नहीं कि मैंने उस तक कह दिया कि मैं कह आया कि उन्हें परेशान ना करिए, और उस तक जाके कह दिया कि तू परेशान ना करिए, दोनों की दोस्ती हो गई। अब उसने पहले तो उन सब को यमुना में पानी पिलाने के लिए तो दोस्ती करवा दी, क्योंकि वे प्यास से मर रहे थे सारे, और शेर बैठ गया था वहां पे कि फिर डर के, तो शेर डर गया तो फिर प्रजा पानी पी नहीं सकती, तो मर जाएगी प्रजा। तो पहले तो उस प्यास से ठीक करवाने के लिए तो दोस्ती करवाई। उसने देखा अब भाई ये तो 1-1.5 महीना हो गया इसकी मतलब बैल की और इस शेर की तो इतनी कमाल की दोस्ती हो गई है, तो मतलब एक दूसरे तो दूरी नहीं जानते। और उस शेर ने ये कह दिया, उसने बैल ने, देखिए दोबारा फोन आ रहा है, उसने एक और बात कह दी। बोला जी देखो मेरे साथ आपकी दोस्ती होगी, मेरे जितने साथी हैं ना गाय बैल, इनको नहीं मारना आप। और शेर ने मान ली। अब एक यहां पे फिर बात आ रही है, अगर शेर गाय को मारना छोड़ दे या अपना खाना छोड़ दे मांस को,
तो भूखे मर जाएंगे मांसाहारी। और जितने शेर के जूठन पे जिंदा रहने वाले हैं लोमड़ी जैसे, वो भी मर जाएंगे। तो दो विरोधी लोगों की दोस्ती होने से समाज बर्बादी आएगी। या तो सच मतलब एक ही होना चाहिए, सही तो सही गलत तो गलत। गलत जब ज्यादा बढ़ेगा तो सही वाले उठेंगे और कर देंगे खत्म। लेकिन जब सही और गलत दोनों मिलके गड़बड़ करने लग जाएं तो समाज का सत्यानाश होगा। आज वही हो रहा है। हमें यही नहीं पता कि भाई वो क्या रहा है। जिसको हम देखते हैं कि ये सही है वही गड़बड़ मिलता है, जिसको लगता है कि ये गलत है वो उसी के साथ मिलता है जाके। राजनीति में दिख नहीं रहे आपको। तो वो कह रहा है कि ये गलत है, फिर वे दोनों लोमड़ी चर्चा कर रहे कि भाई अब तो गड़बड़ होगी। अब दूसरा सिद्धांत आएगा। पहला था दोस्ती, अब इनकी दुश्मनी करवानी पड़ेगी। अब धीरे धीरे करके उसने, मतलब लंबी चर्चा नहीं करता, उसने धीरे धीरे करके उनके आपस में वो बजवाए, खुंड बजवा दिए। और उसने एक दिन शेर ने उसको बैल को मार दिया। और वो बैल इतना तगड़ा था, अब उन दोनों लोमड़ियों ने बड़े दिन तक मौज दिखाया। तो पूरी प्रजा का समाधान पानी पीने के लिए करवा दिया। और जब उसका डर निकल गया, समस्या का पता चल गया, समस्या तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा वातावरण बना के और फिर बाद में दोस्ती करवा के उसको मरवा दिया। पहले प्रजा पानी के लिए बची और बाद में जितने मांसाहारी थे उनको वो सांड मिल गया। अच्छा, इसमें आपको लगा नहीं कि बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा? ये वो चर्चा है जो सदियों तक, ये जो पंचतंत्र की किताब लिखी गई 1400 साल पहले लिखी गई। कब लिखी गई? एक राजा के 3 मूर्ख बेटे थे और वो ये बोला कि भाई इनने तो मैं परेशान कर लिया, मंद बुद्धि है इनका, मैं अगर कोई इनको समझा दे तो मैं ना उनको मुंह मांगा इनाम दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो कई महीनों तक कोई नहीं आया। तो एक पंडित जी आए फिर, विष्णुदत्त शर्मा। वो बोले जी मैं करूंगा, शर्त एक है कि 6 महीने मेरे पास छोड़ने पड़ेंगे तीनों बच्चे। बोला कोई बात नहीं। तीनों बच्चों को व्यवहारिक कहानियां सुना सुना के 6 महीने में नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दिया। इतना कमाल है इन कहानियों में। मैं अपने बेटे को सुना रहा था एक कहानी की, जब एक दूसरी कहानी जो छोटी सी बताता हूं। एक उल्लू का ग्रुप था, बहुत बड़ा उल्लुओं का, उनको रात को दिखता था। और एक ग्रुप था बहुत बड़ा कौओं का, उनको दिन को दिखता था। वो क्या करते थे, उल्लू रात को उड़ते और वहां उनके झुंड पे बैठते, 10-20 ने मार के खाकर वापस आ जाते। कौओं को रात में दिख नहीं रहा था तो उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई ये मार के कौन जावा हमने। तो उनने फिर मीटिंग करी अपने सभासदों में, अपने मंत्रियों में कि भाई क्या करें, ये समझ नहीं आ रहा। तो 6 मंत्री बैठे उसके 6 मंत्री बैठे। तो पहला मंत्री कह रहा है कि इसका समाधान एक तरीके से हो जाएगा। वो क्या है? बोला दोस्ती कर लो, दुश्मन के साथ दोस्ती कर लो, वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। वो दूसरा बोला भाई बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये तब ठीक है जब दुश्मन का पता हो। अब हमने यही नहीं पता कि वो रात को आते हैं, हम उनके ठिकाने का ही नहीं पता, तो उनको दोस्ती कैसे करें? फिर दूसरा कहता है कि मैं ये कहता हूं कि अटैक कर लो, जब दोस्ती ना बन रही हो तो अटैक कर दो। तो वो तीसरा कह रहा है, तीसरा मंत्री, कि भाई इसमें भी तो यही समस्या है, एक तो उनका पता नहीं, दूसरी समस्या यह है कि वो इतने ताकतवर है, उनके साथ अटैक भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ही मारे जाएंगे। तीसरा कहता है कि फिर तो है ना दूसरे किसी ग्रुप को साथ में ले लो तो ताकत बना के फिर लड़ लो। तो चौथा कहता है भाई तेरे को क्या पता, उनकी जब ताकत का ही नहीं पता तो कितनी ताकत को इकट्ठा करना ये भी नहीं पता। मान के चलो सामने 50,000 सैनिक हो और मेरे पास 1,000 है, मैं 2,000 ले लूं, 3,000 ले लूं, तो फिर भी नहीं बात बनेगी। फिर चौथा कहता है बोले एक काम कर लो, पलायन कर लो। पलायन में जब तक तो भाग जाओ जब तक ताकत नहीं है, जब ताकत आ जाएगी तब फिर अटैक कर लेना। अच्छा, ये सारी चीजें किस चीज की हैं? ये युद्ध की कला नहीं है क्या भाई? जब मान लिया समाज में भी झगड़े होते हैं, समाज में भी षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो इन षड्यंत्रों से बचना कैसे, ये नहीं सिखा रह गए, है ना। फिर एक कहता है कि भाई है ना एक काम कर लो, पहले दोस्ती करो और मौका मिलते ही छुरी मार दो, मतलब मुंह में छुरी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम कहते हैं। तो फिर इन सब की बातें सुन के सबसे बूढ़ा बैठा एक,
सबसे ज्यादा बड़ा बूढ़ा, उसको उसने कौओं के राजा ने बोला जी आप बताओ। तो उसने कहा कि ऐसा है भाई, इन सब ने कमाल कमाल की बात कही, सभी नीतियों को जानने वाले हैं, लेकिन अभी परिस्थिति उस दुश्मन के लायक नहीं है जो इन्होंने बोली। तो फिर कौन सी है परिस्थिति? बोला अब दुश्मन के साथ है छल। छल के लिए क्या किया जाए? बोला पहले तो इन जो ये 5 बैठे इनको भेज दे दूर, अपनी दोनों के बीच की बात है, भेज दिए। बोला अब एक काम करिए, मैं तेरे को गाली दूंगा। वो कह रहा है सबसे बूढ़ा कि मैं आपको गालियां दूंगा और आप भी तेज तेज बोलना, ये जितने सारे ये मुझे मारने दौड़ेंगे कि मैं राजा को गालियां दे रहा है ये मंत्री। और फिर थोड़ी बहुत चोट लग जाए मुझे, जब खून थोड़े बहुत आ जाए या कहीं से और से मंगवा ले वो खून लगा देना, फिर इनको बोल देना अच्छा छोड़ो, इसको यहीं फेंकते हैं और आप अपना डेरा बदलते हैं। तो सारे कौवे तो बदल गए डेरा, और वो डेरा भी उसी ने बताया बुड्ढे ने, और अपने आप पड़ा रह गया वहीं। तो अब जहां पे वो उल्लू आते थे वहां पे रह गया एक बुढ़ा कौवा, और बाकी सारे अपनी जगह बदल गए योजना से। रात को आए, वो कर रहे कहाँ गए आज तो भूखे मर जाएंगे, कहाँ गए भाई कौवे? तो उसने फिर रोने की आवाज़ करी जिस तरह मर गया कर रहा हो। तो देखा कि ये कौन है भाई? ओहो ये तो कौवा टूटा पड़ा। बोला तेरे को क्या हो गया? बोला जी उल्लुओं के राजा को बोला जी उल्लू का राज ऐसा है, मैं तो ये कह रहा था कि उल्लुओं से पंगा मत लो, वो ज़्यादा ताकतवर हैं और हमने छोड़ देंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरे को ऐसी हालत में छोड़ गए यहाँ पे तोड़ गए। बोला फिर गए कहाँ हैं? नुका जी मना पक्का तो है नहीं, लेकिन अंदेशा है, लेकिन वो मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। बोले फिर? बोले देख लो उनमें तक कौवे में एक जना बोला दुश्मन को छोड़ दो ना उल्लुओं में से, बोला मार दो इसने। एक ने बोला, बाकी सारे ने बोले ना ना ये तो बड़ा ठीक आदमी है और इसने ना मारो। बोला ले चलो इसने, वो ठाका उसने अपने उसमें ले गए अपने किले में दुर्ग में। तो बढ़िया खुआना पियाना शुरू कर दिया, वो तो धीरे धीरे करके पूरा फूल गया। तो उनसे पूछा भाई उल्लू तने इस दुर्ग में कौन सी जगह पसंद है? बोला जी मैं तो आपका दुश्मन हूं, घर में जगह नहीं दिया करते दुश्मन को। ये सिखा रही है ना बात कि विरोधी को घर में जगह मत दो, बच्चा सीख रहा है इससे। तो फिर क्या करें? बोले मैंने तो बारने पे घेर दो, गेट पे घेर दो, मैं पड़ा रहूंगा। बोला अच्छा जी चलो ठीक है। और जो वो उनमें वो कह रहा था ना अगर दुश्मन को मार दो, वो ये कह रहा कितने मूर्ख है यार ये, मतलब सब इस तक खुआ प्यारे अपने दुश्मन को, रबीन तक दरवाजा दे दिया, दरवाजे पे तो कुछ भी कर सके आदमी, सब कुछ सारी गतिविधि देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब उसकी नहीं मानी उस समझदार उल्लू की, वो बोला जी मैं तो चला, अपने परिवार ने लेकर वो तो गया पलायन कर गया। और वो बैठा बैठा कौवा सोच रहा, बोले एक ही रोड़ा था ये भी गया, फिर अब क्या करो? दिन रात ने तो उल्लू सो जाए जगह और दिन में सो जाए। तो जब उल्लू सो जाए वो जावे और बढ़िया बढ़िया जो तेज जलने वाली लकड़ी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी, दरवाजे पे ढेर लगा दिया। जब ढेर लग गया तो एक दिन उल्लू सो गए दिन में, और वो गया अपने उन सब कौओं के पास। वो बात करने लगे और इतने दिन कैसे जिए? बोला फालतू बात नहीं, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक फालतू की बात नहीं करनी। मैं सारी कहानी बाद में बता दूंगा अगर बच गए तो, नहीं तो एक छोटी अगर यहाँ टाइम खराब कर दिया तो एक छोटी सी बात सारे प्लान का नाश कर देगी। तो क्या करो? बोला बस एक बात सुनो, सारे उड़ो और कहीं भी दिखे जलते हुए तिनके उठाने हैं बस, और सारे के सारे मैंने वहां पर घोंसला बना रखा है उसमें जाकर डालने हैं। अब सब ने दिन के उजाले में सब ने वो बढ़िया आग इकट्ठी कर उसमें उन्होंने ढेर लगा रखा था लकड़ियों का, उसमें दर्दी और बढ़ करके सारे उल्लू जला दिए। मतलब इसमें आपको क्या लगा कि ये समाज में जिंदा कैसे रहा जाए, व्यवहार कैसे होना चाहिए, सीखेगा नहीं क्या बच्चा? और एक कमाल का नाम दिया कि ये सब उल्लू ऐसे जले जैसे कुम्हार की भट्ठी में मटके जलते हैं, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सेंटर में आग लगाई उसके बाहर निकलने का कोई था ही नहीं। तो दुश्मन को ऐसा खत्म करो कि उसकी जड़ भी खत्म हो जाए। ये पंचतंत्र की कहानी जब बार बार बच्चे सुनते होंगे पिछले
हजारों साल से, तो ये समाज इतना व्यवहारिक रहा कि एक एक अनपढ़ बूढ़ा बता देता था ये आदमी ठीक को नहीं, उसकी चाल ढाल को देख कर ये औरत ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, बच्चे का चलन ठीक नहीं है, लड़का गलत चल पड़ा है, लड़की गलत चल पड़ी है, व्यवहार में ठीक नहीं, ये बहू ने न्यू इस तरह रखो, छोरे ने इस तरह रखो। और जो बूढ़ा होता जाता था उसकी खाट गेट पे आती जाती थी। सारे सीसीटीवी कैमरा फेल है उस बूढ़े के सीसीटीवी के सामने। अब क्या हो रहा है, अब बूढ़े बेवकूफ हैं, अब बूढ़ों की कोई कीमत नहीं है। आजकल का कोई भी 12-15 साल का बच्चा पढ़ा रहा होना है, मैंने टीवी फोन देखने दे, यही तो चल रहा है। तो ये हुआ, मैं वहां जोड़ रहा हूं इन कहानी को जो वो सर अंग्रेज कह रहा है कि भाई इस देश में 4-4 पीढ़ी इकट्ठी बैठती हैं, और 4 पीढ़ी का जब ये उल्लुओं वाला और ये जो सारा सिस्टम है उनकी चर्चाएं चलती हैं। आप कभी बैठो, अगर कभी मौका, वैसे तो बैठे होंगे लेकिन कभी देखना, बूढ़े इन बातों को क्या बोलते हैं, लतन आज एक मसाल सुना दूं, सुना है क्या जी? आज एक मसाल सुनाऊं, कौन सी मसाल, कहानी सुना के और कमाल के व्यवहार बता देंगे वो। लेकिन वो अंग्रेज कहता है कि अगर इस देश पर राज करना है तो एक ही काम करना, इनकी ये पीढ़ी के बीच का जो प्यार है वो तोड़ दो। तो ये तोड़ेंगे कैसे, ये आता कैसे है, बोला ये आता है इनके गुरुकुल चलते हैं, गुरुकुलों से आता है। बोले गुरुकुल कैसे चलते हैं, बोले गुरुकुल दान से चलते हैं, गुरुकुल दान से चलते हैं। फिर बोले दान कहां से आता है, और इसका जो चलाने वाला, बोला वो तो सन्यासी आचार्य होता है, उसको कुछ लेना ही नहीं होता, जिंदगी में मतलब बिना कुछ लिए पूरी जिंदगी सेवा करता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा जी, फिर ये कैसे चलते हैं दान, बोले दान आता है किसानों से, जमींदारों से। ये कहां से आता है, बोले उनकी खेती है, बोले खेती गाय से, और गाय पूरे सिस्टम के सेंटर में है, सब चीजों को गाय चलाती है। तो वो कहते अच्छा इस पूरे को समझा जाए, और उन्होंने पूरा समझ के तो देखो क्या क्या किया। एक चीज पे काम नहीं करा, ये व्यवहार, बुजुर्गों का व्यवहार, एक गुरुकुल, शिक्षा, दान, गायें, खेत, किसान, सबको तबाह करने की पैरेलल योजना बनाई एक साथ सभी की। किसान को खत्म करने के लिए क्या किया, टैक्स इतना लगा दिया कि अगर 100 रुपए कमाए तो 90 रुपए से ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब जिसके 90 रुपए लूट गए हों वो दान क्या देगा, नहीं दे सकता दान, तो दान आना बंद हो गया। साथ में गाय काटना शुरू करी, गाय जैसे जैसे कटनी शुरू हुई तो गाय खेत से निकलना शुरू हुई, तो खेती बर्बाद हुई। गाय काटना पैरेलल में शुरू करी, उसके साथ में दान बढ़ा, मतलब ये टैक्स बढ़ा दिया, तो दान आना कम हो गया, तो गुरुकुल धीरे धीरे खत्म होने शुरू हुए, और इसके साथ में अंग्रेजी पढ़ाई को बढ़ाना शुरू कर दिया। राजा राम मोहन राय नाम का एक आदमी था, उसको लेकर खूब प्रमोशन करे अंग्रेजी पढ़ाई का, तो इधर से तो अंग्रेजी पढ़ाई को बढ़ाया और उधर से गिरा दिया। और इंडियन एजुकेशन एक्ट बना जब अंग्रेजों के टाइम पे, उन्होंने ये कहा अगर गुरुकुल चलेंगे तो टैक्स लगेगा, और अगर कोई अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएगा तो उस पर टैक्स फ्री है। आज भी जितने सोसाइटी बनती हैं प्राइवेट स्कूलों की, टैक्स फ्री होती हैं। साथ में खेती चौपट, गाय चौपट, गुरुकुल चौपट, और गुरुकुल चौपट तो धीरे धीरे करके वो जो 4 पीढ़ियों के बैठने का था वो संस्कार चौपट। मैं इस मतलब परेशान तो नहीं हो रहे ना, समझ आ रहा है ना, मतलब ऐसा ना हो कि भाई मतलब लेट भी करे, रिब्बी भी पका दिए, जब भी ये लगे ना पका दिए तो एक बार बता दियो, हम वहीं पे राम राम कर लेंगे फिर। बड़ा मजा आ रहा। देखो क्या है, जिन चीजों को हम समझ रहे हैं उन चीजों को व्यवहार के साथ समझा जाए तो ज्यादा सही है, क्योंकि वो चीजें हमारे व्यवहार में से खत्म हो गई तो हम तबाह हो गए, और अगर वो सारी चीजें व्यवहार में आ जाएंगी तो फिर ठीक हो जाएगा। इतना ही तो है। अब मैं बार बार कहता हूं, जो रास्ता अंबाला जाता है अंबाड़े से आता भी तो वही है, तो जिस रास्ते से गड़बड़ हुई है उसको अगर समझ लेंगे तो ठीक भी उसी रास्ते से हो जाएगा। तो उन्होंने
पढ़ाई के लिए बोला उस अंग्रेज ने कि अगर मेरी दी हुई पढ़ाई अगर 10 साल चल जाती है तो इस देश को जड़ों से काट देंगे, लेकिन उस पढ़ाई को आज 188 साल हो गए। अब बताओ तबाही आनी थी कि नहीं आनी थी? दूसरा नंबर, वहां से खेती चौपट होना शुरू हुई तो आज खेती की हालत क्या है ना। यहां पे किसान भी बैठे होंगे, करता कोई खेती? एक भी नहीं। इसका मतलब चलो फिर कोई बात नहीं, खाते तो हो खाना, खाते तो सारे हो। अच्छा, बोलते नहीं अभी भी, खाने के नाम पे भी नहीं बोल रहे। आज आप जो खा रहे हो 100% केमिकल है। अनाज में, दालों में, तेलों में, सब्जियों में, फलों में, हवा में, पानी में, दूध में, सब क्या है में टोटल केमिकल। और जब खेत की बात करते हैं तो खेत के जितने बीज हैं वो सारे के सारे कंपनियों के हैं, अपने देसी बीज खत्म है। और वो कंपनियों के जो देसी अंग्रेजी बीज हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे बीज हैं कि अगर उनको दोबारा मिट्टी में बो दो तो वो उगते नहीं, दोबारा फिर मंडी उसके दुकान के पास या कंपनी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, ना खाद अपना है किसान के पास, ना बीज अपना है किसान के पास, ना दवाई अपनी है किसान के पास, ना भाव अपना है, ना मशीनें अपनी हैं। और फिर जमीन की बात आती है तो सब किसानों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड पे बैंकों में पड़ी है, तो जमीन भी अपनी नहीं। तो किसान क्या बच गया? किसान केवल और केवल अपनी ही जमीन पर बंध हुआ मजदूर बच गया, जिसकी साल भर की दिहाड़ी भी पूरी नहीं होती। अगर एक मजदूर है मान लिया, उसको 365 दिन दिहाड़ी की 300-400 रुपए के हिसाब से, 400 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी की, कितने हो गया? 35 दूनी 70, 1,40,000 के आसपास हो गया। अब किसान को देख लो, किसान अकेला काम नहीं करता, पूरा परिवार काम करता है खेत में। 1 एकड़ में उसको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15,000 बचते हैं, कई बार तो बचते भी नहीं। तो उसका तो जो पसीना है ना, उसकी जो मतलब मेहनत है वो भी नहीं निकलती। तो वो हर बार कर्ज पे कर्ज लेके आ रहा है। दूसरे नंबर पे आज पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, कहीं भी अच्छी नस्ल के सांड, अच्छी नस्ल के भैंसे नहीं है। तो जितने पशु नए दूध हो रहे हैं वो सारे टीकाकरण के हैं। तो वो जो टीके हैं वो भी कंपनियों के। अगर वो कंपनी मान लिया 1 साल कंपनी टीके ना दे तो पशु भी खत्म। अभी आप अंबाला में बैठे हो, बराड़ा में हो, रिसाब, मतलब ये 3-4 शहर इकट्ठे हैं। इनमें आप जाके देखो, अंबाड़ा में आपको कम से कम 20 से 25 IVF सेंटर मिलेंगे जहां पे बच्चा पैदा करने के लिए टीके लग रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं क्या ये महाराणा प्रताप का देश है? क्या ये 10 गुरुओं का देश है? सोचते जाओ। पहले किसी मां को बांझ कह देना और किसी नौजवान को नपुंसक कह देना हत्याएं हो जाती थी। सबसे बड़ी गाली बांझ होती थी किसी बहन मां के लिए। लेकिन आज सरकार कह रही है 70% बांझपन है। और है, जितनी नई शादियां हो रही हैं 10 दिन होते नहीं, या तो सासू आगे आगे बहू पीछे पीछे, नहीं तो सासू की व्यवस्था नहीं है घर में तो दोनों जोड़ी बैठेगी। हर 10वें दिन, हर हफ्ते डॉक्टरों के चक्कर हैं। कोई साल बीत जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे। और आप अगले समाज में देखो, जो मेरे से पहला समाज है मेरे पिताजी वाला, वो अपने माँ बाप को 5-5, 7-7, 10-10 थे, उनको पलने में कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा समाज है जिसमें 1-1, 2-2 हैं, उनको पालने में उनकी हालत खराब है। और हम कहते हैं हम तो अब तो पैसे वाले हो गए, और पहले तो साधन ही नहीं थे। अरे जब साधन नहीं थे तब तो वो 10-10 पाल गए, और अब न्यू कह रहे अभी मारे दो रहे तो 1 करोड़ की गाड़ी मार दो रहे तो प्लाट मार दो रहे तो मतलब पता नहीं क्या क्या उड्डा में 200 गज का 500 गज का प्लाट, उन पे 2 बच्चे नहीं पल रहे। 1 ला लो। पहले क्या आया,
बड़ा परिवार, दुखी परिवार, जितने बैठे इन्होंने सब ने स्कूलों पे लिखा देखा, रेलवे स्टेशन पे देखा, बस स्टैंड पे देखा, ट्रकों पे देखा, सारी जगह देखा, बड़ा परिवार, दुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी चर्चा करता हूं। इस समय जिन जिन औरतों ने खड़े होकर रोटी बनाना शुरू कर दिया है, उनको ब्रेस्ट कैंसर स्पीड से बढ़ रहा है। छाती का कैंसर क्यों बढ़ रहा है? इसको मैं सोचता रहा बहुत दिनों तक। जितनी मतलब मादा हैं, उनका एक मासिक चक्कर होता है। एक कन्या जब बड़ी होती है तो 13 साल में उसको मासिक चक्कर शुरू होता है। 16 साल होते होते 36 बार के मासिक चक्कर के बाद उसका शरीर एक मां बनने के लिए परफेक्ट होता है, यह आयुर्वेद कहता है। और इस बात को लेके बुजुर्ग जो हमारे बूढ़े थे, वो 16 साल में अपने बच्चों का ब्याह कर दिया कर दे। लेकिन हम आ गए अंग्रेज, और फिर एक नया नारा आया, लड़का लड़की एक समान। मैंने मेरे समाज में, मेरे दादा परदादा में जितने मैं देख पाया, मेरे ताऊ चाचा में, मैंने मेरे बहन भाइयों में कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरे माँ बाप ने मेरे बहन भाई में फर्क करा हो, मेरे दादा ने मेरी बुआ में, मेरे पिताजी और में फर्क करा हो। बताओ करा हो तो लगा आपने कि भाई मतलब बहन को तो कम की वैल्यू दी और भाई को ज्यादा दे दी। तो ये कहां से आ गया शब्द? भी लड़का लड़की एक समान होने चाहिए, तो पहले नहीं थे। मैंने तो मेरे दादा दादी को, सारे समाज को देखा एक साथ खेत में काम करते हुए, बल्कि औरत को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर सुबह सुबह आदमी खेत में काम करने चला गया है तो औरत पहले सारे घर का निपटाएगी और फिर खेत का करवाएगी जाके। और चलान की बात हो, बुग्गी पे काम करने की बात हो, पशुओं की बात हो, कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे बराबर में नहीं आया काम। इसको डाला गया। डाला कैसे गया? एक अंग्रेज ने किताब लिखी 1948 में, नाम था 1984। किताब का नाम था 1984। उस किताब में वो क्या कहता है? वही बात जो 148 साल पहले वो कहता है कि समाज को तोड़ो, तो उसकी नई चीज आती है। जिस तरह आजकल है नहीं भाई, अभी फोन आ गया, 6-7 महीने बाद उसका फिर अपडेटेड वर्जन आ गया। तो ये जो नाश था 188 साल पहले का, इसका अपडेटेड वर्जन आया 1984 की किताब। क्या है उस किताब में पता आपको? उसमें पहला ही पॉइंट है कि अगर इस भारत की संस्कृति का नाश करना है तो घरों से लड़कियों को बाहर निकालो, रसोई में लड़की नहीं रहनी चाहिए। क्या हो जाएगा? जितनी उस समय की औरतें रही, उन सबको पूरे 12 के 12 महीने का पूरा ज्ञान रहा। कौन से महीने में कड़ी खानी, कौन से में नहीं खानी, कौन से में दूध पीना, कौन से में नहीं पीना, कड़ी में छोंक लगाना तो कौन सा लगाना है ना। अगर अरवी बना रहे हैं, अरवी कहते होंगे आपके पास, अरवी में छोंक किसी और चीज का है, अजवाइन का, और कड़ी में मेथी का। क्यों? मतलब बावड़े थे क्या वे? क्योंकि कड़ी पहले लस्सी से बनी हुई है और लस्सी में ठंड है, और उस ठंड को मारने के लिए आपने गरम डाल दी है मेथी। और जब आप उस अरवी को बना रहे हो तो उसकी तासीर अलग है और उस अजवाइन को का काम अलग है। और पूरे 12 के 12 महीने सैकड़ों सब्जियां बनाती होंगी, सबका पता। और ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। किसने पढ़ाया? ये उन दादी नानियों ने, ये उस मां ने ही पढ़ाया है। और साथ में मतलब पढ़ाया भी नहीं, बस साथ में मां ने बना रही है, मां ने बनाया, दादी ने बनाया, बुआ ने बनाया, चाची ने बनाया, साथ साथ में सीख रही है। और ये वो औरतें रही या वो पीढ़ी रही जिसने कभी समाज को डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया। ये फक्की ले ले, ये फक्की ले ले, ये मिला के ये ले ले, वो मिला के वो ले ले, ये सारा चलता रहा। लेकिन इस चीज को इतनी बारीकी से अंग्रेजों ने समझा और वो किताब में कहा कि सबसे पहला काम है लड़कियों को निकालो घर से बाहर। क्या करना पड़ेगा? 3-4 काम करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले टीवी लाना पड़ेगा घर में। टीवी में क्या दिखाया जाएगा? क्योंकि हमारे समाज के पास तो टाइम ही नहीं था टीवी देखने का। उसमें दिखाया जाएगा सबसे गहरी वो चीज जिस पे हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि यहां बैठे हुए सब लोग श्रद्धा में विश्वास रखते हैं, भावुक हैं, और उनका राम के प्रति, गुरुओं के प्रति, कृष्ण के प्रति, सबके प्रति प्यार है, अबाध श्रद्धा है। ठीक कह रहा हूं क्या मैं?
तो उन्होंने सबसे पहले रामायण दिखाई, महाभारत दिखाई, और दिखाई किस टाइम? रात के 9:30 बजे, ताकि लेट तक जगो। लेट तक जगोगे तो लेट उठोगे, लेट उठोगे तो पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो फिर कंपनियों की तरफ जाओगे। 1 घंटे की आधे घंटे की रामायण आएगी, पहली 2 मिनट एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे मसूरी, बाद शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, पहले 2 मिनट दिखाएंगे, बाद के 2 मिनट दिखाएंगे। लोगों ने क्या करना शुरू करा, 2 मिनट लेट टीवी चलाना, 2 मिनट पहले बंद कर देना। और इनके पास सब डाटा होता है 1-1 सेकंड का कि किस घर में कितनी मिनट टीवी चला और टीवी में कौन सा चैनल चला कितनी सेकंड, ये पूरा डाटा इनके पास। इन्होंने क्या किया, फिर बीच में देना शुरू कर दिया एडवर्टाइजमेंट 15 मिनट में। अब वो चल 15 मिनट, वो 2 मिनट काट लेते। फिर इन्होंने क्या किया, उसको 10 मिनट पे कर दिया पहले, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे बाद, और फिर धीरे धीरे करके उसका टाइम बढ़ा दिया। और अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बीच में क्या होया कि उतना ही तो 15 मिनट का सीरियल और 15 मिनट की एडवर्टाइजमेंट। लेकिन हम कितने शाणे थे, अलग अलग चैनल पे अलग अलग टाइम एडवर्टाइजमेंट आती थी, उनको पता नहीं था। लोग क्या करते, इस पे एडवर्टाइजमेंट आई, चैनल बदल के दूसरा देख लिया। ठीक कह रहा हूं बहन जी मैं? फिर इन्होंने क्या किया, जिनके घर में केबल है, जिनके घर में टाटा स्काई है, एयरटेल डिश है, जितना है, इतने कमाल के हैं, सब चैनलों पे एक साथ एडवर्टाइजमेंट आती है। बताओ क्या लगाओगे आप? ये आपको क्या लग रहा है, ये वैसे ही नहीं हो रहा, बहुत बारीकी से विनाश हो रहा है ये आपके बच्चों का, हमारा। तो इससे आगे क्या हुआ, ये जितनी माताएं बैठी हैं ये अपने आप सोचेंगे और बाकी सब सोच लेंगे। जब वो टीवी चला जिस पे केवल और केवल एक चैनल आता था, दूरदर्शन, अपने टाइम पे जो यहां बैठे हैं सारे, उसके बाद कुछ दिन मेट्रो आया था, लेकिन जब नेशनल चैनल आता था उस पे एक एडवर्टाइजमेंट आई जी, उसका नाम था माला डी, गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए। आई कि नहीं आई? पता उसने क्या किया, जो महिलाएं उस समय लगभग 15-20 साल 25 पे थी, जवानी में थी, 20 से 25 से 30 साल, आज उनकी उम्र 45 है और 45 प्लस है। 80% महिलाओं के यूट्रस काट के फेंक दिए हैं, यूट्रस के ऑपरेशन हो चुके 80 में से 100 में से 80 से ज्यादा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो ये क्या हो गया हमारे साथ, सोचो तो। मतलब कोई आया बिना बताए ना, मतलब जड़ें खोद गया, हमें पता ही नहीं चला। क्या सोचना नहीं पड़ेगा? जो कहानी उस समय 20 साल पहले मेरी मां, मेरी दादी, मेरी बुआ के साथ हुई है, उसके आगे तो बहुत कुछ हो गया। फिर आई अनवांटेड 72, एक बार गोली लो 3 दिन तक असर करेगी। फिर आई 1 महीने की, फिर आएगी 6 महीने की, फिर आई 3 साल की, और आपको पता है नई कौन सी आई है? एक बार गोली लो 13 साल बच्चा नहीं होगा। क्या चल रहा है ये आपके साथ? मतलब आप जिंदगी में ब्रह्मचर्य ना रखो, आप जिंदगी में संयम ना रखो, आप अपनी जिंदगी में अपने पति पत्नी के साथ मतलब अच्छे व्यवहार में मत रहो, गंद मचाओ, बस गोलियां खाओ। ये कौन सा तरीका भाई? इन सारी चीजों को आप जोड़ते जाना। ये क्या चल पड़ा हमारे साथ? जिस दिन से ये आया उसमें एक चीज और जुड़ी, लड़की को बाहर निकालो घर से, साथ में एक और काम करो, लड़के लड़कियों की क्लास एक साथ करो, को एजुकेशन, बड़े बड़े बोर्ड लगे प्राइवेट स्कूलों के, को एजुकेशन। क्या तीर मार दिया भाई लड़के लड़कियों को इकट्ठा पढ़ा के? क्या लड़की पहले अलग पढ़ती थी, लड़के अलग पढ़ते थे जब जिंदगी नहीं थी? हमारे यहां पे तो लाखों साल से गुरुकुल, कन्या गुरुकुल अलग, लड़कों के गुरुकुल अलग चले हैं। और एक कमाल की बात थी उन गुरुकुलों में, कन्या गुरुकुल में केवल बहन पढ़ाएगी और पुरुष गुरुकुलों में केवल लड़का ही पढ़ाएगा, आचार्य ही पढ़ाएगा। क्यों था ये? समझने की बात नहीं है क्या? इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 16 से शादी की उम्र हटा के 18 करी, जबकि मेरे बुजुर्ग इतने वैज्ञानिक थे, उनको पता था
कि 16 की उम्र होते ही बच्चे का चाल चलन देख लो, अगर उसको लगता है कि चाल चलन अब शादी के लायक है तो कर दो। अगर लग रहा है कि संयमी है, समझदार है, इसको दुनियादारी का कोई रोड़ा नहीं, कितना ही पढ़ ले, जिंदगी भर कुंवारे रह ले, क्या दिक्कत है, सन्यासी हो जाओ। यहां पे तो कितनी माताएं, कितनी बहनें और कितनी ऋषिकाएं सन्यासी हुई है, लेकिन वो यहां के संयम पे है। लेकिन अगर बच्चे का संयम नहीं है तो उसको 16 साल में कर दो, क्योंकि वो उस समय हो चुका उसका जीवन पूरा ग्रस्त में जाने का। लेकिन 16 से 18 किया। दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या किया, इकट्ठे एजुकेशन, दूसरा नंबर 16 से 18, और तीसरा नंबर प्रजनन अंगों से जुड़े हुए चैप्टर उसी समय डाले 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, और साथ में सामने मास्टर पढ़ा रहा है, मैडम पढ़ा रही है, वहीं पे वो लड़की देख रही है उन चैप्टरों को, उन फोटो को, और वहीं पे वो लड़के देख रहे हैं, और बराबर में टीवी पे गलत तरीके के व्यवहार अपने सीरियल्स में, कोई किसी के साथ भाग रहा, कोई किसी के साथ भाग रहा। मैं तो मतलब पति पत्नी, और वो जो मैं आपको कह रहा था, ये क्या था, उसके साथ क्या आया नया, एक ब्लेड है जिसका जो काम आता है लड़के के सेविंग बनाने के, लेकिन उस ब्लेड की एडवर्टाइजमेंट में एक लड़की को दिखाएंगे आधे कपड़ों में। ये क्या है, सेंट मारेंगे, सेंट लड़का कपड़े पहने और सेंट मारेगी लड़की। अरे क्या हो गए देश को। सेंसर बोर्ड मेरे देश का बॉलीवुड का, उसकी 50 साल तक जो चेयरमैन रही है ना, ईसाई रही है, कभी ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हम इतने उलझा दिए, है पैसा, है पैसा, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरी डोल काट ली, उसने मेरा ये कर लिया, उसने मेरी 2 फुट जगह खोस ली, हम इनमें उलझ गए। क्या जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये ठीक चल रही है? तो अब क्या हो, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो और कुछ भी बहुत कुछ हो चुका। एक समय पे स्कूल इकट्ठे, एक समय पे चैप्टर, वो किताबों में चैप्टर बदलना, उसी समय टीवी पे कबाड़ दिखाना, उसी समय एक साथ उनको पढ़ाना, और उसी समय 16 से उम्र 18 करना। अगर माँ बाप शादी करे तो जेल, नहीं तो वो कैसे भी लड़के लड़कियां भागेंगे तो सरकार उनको प्रोटेक्शन देगी। हर जिले में सेफ हाउस खुले हैं, अगर कोई भी लड़का लड़की भाग के शादी कर ले तो सबसे पहला केस माँ बाप का लिखवाते हैं वो, अगर मेरे माँ बाप मारेंगे मैंने। पुलिस प्रोटेक्शन, कोर्ट की प्रोटेक्शन। अरे कमाल की बात है। मैं एक दिन पूछ रहा था, मेरे यहाँ समाज बैठा है, इनमें कोई एमएलए एमपी तो होगा नहीं, शायद पंचायत मेंबर भी नहीं हो, इनको मैं पूछ लूं भाई ये कोर्ट ने जो ये नियम बनाए ये ठीक है, गलत है। फिर मैंने मेंबर से पूछे, पंचायत मेंबर से, फिर सरपंचों से, एमएलए से, पार्षद से, जिला परिषद से, जितना सिस्टम, एमएलए एमपी पूछो, एक एमपी से पूछवाया था कि ये क्या है। फिर मैं एक दिन चर्चा कर रहा था, अगर यही बात खच्चर तक पूछ ले, खट्टर है ना, तो क्या होगा बताओ? क्या वो कह देगा अगर भाई लड़के लड़कियां भाग के शादी करो अपना, कोई दिक्कत नहीं? नहीं कहेगा ना। कोई गवर्नर कह दे, अच्छा ये पप्पू कह देगा, कोई मायावती में ये कह दे, या फिर महाराष्ट्र का वो कह दे जो उद्धव ठाकरे है, कोई नहीं कहेगा ना। अच्छा मोदी कह देगा क्या? तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से लेके ये आम समाज जब नहीं कह रहा है कि भी नहीं चाहिए हमें ये नियम, तो ये बन कैसे गए आपके लिए? सोचो तो एक बार। जो कानूनों को बनाते हैं अगर वही ये कह रहे हैं कि नहीं चाहिए ये कानून, तो ये बन कैसे गए? सोचा है क्या कभी? आपके बच्चों की जिंदगी लिख दी गई है, आपके बच्चों का भविष्य लिख दिया गया, और हम सो रहे हैं। आपको पूछा था क्या कि भाई आपके बच्चे के लिए ये लिख रहे हैं हम? ये भविष्य किसका लिखा गया? अपने बच्चों का लिखा गया होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? यहां नहीं रुकी बात। टीवी पे फिल्में आती हैं, कॉमेडी फिल्में, हंसते हैं हम बैठ के इकट्ठे देख के। क्या है कॉमेडी फिल्म? एक लड़की लड़का बन गया, और लड़की लड़का लड़की बन गया, और फिर उनके बच्चा हो गया। और लिंग परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं, धड़ल्ले से चल रहा है। और ये जो आयुष्मान योजना आई है ना,
तो मोदी के बैनरों पे साफ साफ लिखा है लिंग परिवर्तन करो और 5 लाख रुपए लो। मोदी कह रहा है आपके बच्चों के लिंग परिवर्तन को प्रमोट करने के लिए। कैसे चलेगा भाई ये? यहां भी नहीं रुका, लड़के लड़कियां शादी कर सकते हैं, लड़की लड़कियां शादी कर सकती हैं, समलैंगिकता, ये भी कानून बन गया। एक शादी कर रखी है, दूसरी को और ले आ, पहली चू नहीं कर सकती, ये भी कानून बन गया। एक पहले बैठा है, एक को और लिया उसी घर में, वो पहला सांस नहीं निकाल सकता। अवैध संबंधों के कानून। अरे क्या गंद मच गया समाज में, और हम सोए पड़े। सोचना तो पड़ेगा ना, तो कौन सोचेगा भाई? यहां भी नहीं रुके। पिछले 7-8 महीने पहले लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 कर दी गई है, और शराब खरीदने की, नशा खरीदने की उम्र 25 से 21 कर दी गई है। आपको क्या लगता है 21 साल का मास्टर्स MA BA में पढ़ने वाला लड़का अगर उसको फ्री आराम से भी 21 साल में नशा खरीदने को मिलेगा, और उसी समाज में मेरी बहन मेरी बेटी कोई पढ़ने जाएगी, तो आपको लगता है वो सुरक्षित आएगी? तो कौन बोलेगा भाई? यहां भी नहीं रुका, और आगे चलो। शादी करेगा तो 21 में मां बाप, अगर शादी से 21 से पहले कर दी तो जेल है, नहीं तो एक लड़की या लड़का लिव इन रिलेशनशिप में, अवैध संबंधों में रखैलों की तरह रह सकता कितनों के साथ, ये भी कानून है। मैं तो ये सोच रहा हूं ये देश है कि खाला जी का बाड़ा है, मतलब कुछ ही कर दो। और हम खिंडके वाले, पगड़ी वाले, देश के लिए पता नहीं मतलब अपने सम्मान के लिए क्या कर दें। बता किसने कर लिया? बताओ कौन बोल रहा है? अच्छा, ये समस्याएं हिंदुओं की हैं या मुसलमानों की हैं, सभी की हैं, सिखों की है, सब की हैं, सभी की हैं। अच्छा, यह जाटों की है कि ब्राह्मणों की है कि राजपूतों की है कि कंबोजों की है, किसकी है समस्या? कहां है सभी की? सभी की होती तो बोलते नहीं सब। अभी तक तो मारते थपेड़े नहीं गए जो से नेता बन, कहां है? मारे तो को नहीं, बताओ मारे हो तो? देखो ये एक बड़ी बात है भाई, ये कह रहे कि भी पता नहीं। देखो एक चीज मैंने देखी, चाहे उम्र हो जाए 80 की, अगर जानकारी नहीं है तो ये कहेंगे ये नादानी है, इसको पता ही नहीं, उसको बचपना ही कहेंगे। और अगर समझ आ जाए 10 साल में तो वो विद्वान है। यही तो बात है, सारा गिरोला ज्ञान का है। तो अगर मान के चलो हमें समझ नहीं है तो कोई गलती नहीं है। अगर हमें पता चल गया है, समझ आ गई है, और फिर भी हम नहीं बोल रहे, फिर आप हमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। घर से लड़की निकली, बराबर पढ़ेगी तो क्या होगा? लड़का भी नौकरी कर रहा है, लड़की भी नौकरी कर रही है। इससे पहली स्टेज में जब खेती की बर्बादी करी इन्होंने यूरिया DAP डलवा के, तो क्या होया? यूरिया DAP आने के बाद 15 साल बाद खेती में तबाही आना शुरू होगी, बीमारियां इतनी आएगी कि उसमें बचत आना बंद होगी। तो सारे परिवार ने, सारे समाज ने क्या बोला? मैं अपनी बताता हूं। मेरे पिताजी ने कान में हर दिन बोला, क्या बोला? भाई इन खेत के डड़ा में कुछ नहीं है, 2 अक्षर देख लिए, कोई नौकरी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा, नहीं तो भूखा मरेगा। और 20 साल तक सिखाया, है कि नहीं? और जब 20 साल तक सिखा दिया तो क्या मेरे को ही सिखाया? मेरी पीढ़ी की, मेरी उम्र की सारी पीढ़ी को हर माँ बाप ने सिखाया, क्योंकि खेती तो सबकी चौपट थी। तो जब खेती चौपट हुई तो लुहार का काम भी चौपट हुआ, सुनार का भी हुआ, कुम्हार का भी हुआ, तेली का भी हुआ, धोबी का भी हुआ, खाती का भी हुआ। जितनी 36 बिरादरी थी सबका काम चौपट हुआ। और चौपट होते ही सब के सब क्या बोले? कुछ नहीं दे रहा इनमें, लो पाथन में। अगर लुहार है तो कुछ नहीं दे रहा, नहीं थोड़े बजान में, 2 अक्षर देख ले नौकरी लग जाएगी। फिर कुम्हार था, बोला कुछ नहीं दे रहा, गार में गार होने में।
दो अक्षर देख ले नौकरी लग जाएगी, सारा ही समाज कहना शुरू कर गया और सारा समाज अपने अपने कामों को छोड़ के और नौकरी की तरफ चला गया। अच्छा, सारे समाज को नौकरी मिल जाएगी क्या? सोचो एक बार, कभी नहीं मिल सकती। क्या कितनी मिलेंगी नौकरी? 2018 में चपरासी की 18,000 नौकरी निकली और फार्म आए जी 22 लाख। 22 लाख में से 18,000 घटा दो, 21,82,000 बच्चों की नौकरी तो नहीं लगी। और नौकरी कौन सी थी? चपरासी की। और फार्म भरे थे पीएचडी वालों ने भी। तो पता है 21,82,000 बच्चों के माँ बापों ने क्या किया? पढ़ारों ने नालायक, चपरासी तो लाग नहीं गया तेरे पे। अरे नौकरी जब 18,000 है तो 18,000 एक को भी नहीं मिलेगी, 22 लाख को कहां से मिल जाएगी? सोचने की बात है ये। और जब ये समाज निकला शहरों की तरफ, तो मैं एक का उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ जाना। मान के चलो कोई एक बच्चा निकला समाज में से, और समाज में से निकल के वो चल पड़ा। जब वो चला तो उसने नौकरी मिल गई, ITI कर ली, नौकरी मिल गई और शहर में चला गया। और वो बच्चा कौन सा था? जिसकी गांव में दादा की या बापू की जमीन थी 1,000 गज का प्लाट, उसका घर ही 2,000 गज में था। और जब शहर में गया तो कहाँ गया? 10 बाय 10 के कमरे में, क्योंकि गुजारा तो होता नहीं 8-7 हज़ार की नौकरी में। और उस कमरे में भी एक नहीं, आज भी 4-4 पड़े ना। मैं ठीक है जी, 1 साल 1.5 साल बीत गया, फिर 1-1.5 साल बीत गया तो नौकरी 8 से बढ़ के 14-15 होगी तनख्वाह, या 12 होगी। तो फिर घर वाले सोचेंगे अगर भाई तो छोरा जवान हो गया, अब तो ब्याह कर दो, तनख्वाह भी बढ़ गई। तो फिर ब्याह कर दिया, अब खर्चे हो गए 1 तो 2, इसको जोड़ते जाना। जोड़ रहे हो ना सारी बातों को? कैसे कैसे हो रहा है सिस्टम? 1 से 2 हो गए, शादी होगी। अब वो एक कमरे में नहीं रह सकता जी, अब उसको कम से कम 1 से 2 कमरे का अलग घर लेना पड़ेगा, जिसमें रसोई भी हो। क्योंकि जब वो अकेला था, एक कमरे में 4 पड़े थे तो बाहर ढाबे पर खा खाया करता। लेकिन अब तो उसने दोनों ने इकट्ठी बनानी है। तो 1-1.5 साल बीतेगा, 1-1.5 साल के बाद फिर 3 भी होंगे, बच्चे भी होंगे। और ये समय ऐसा आता है, और आया भी है, मैंने हजारों युवाओं को देखा है जो परेशान रहे हैं। अब वही समय तो बच्चे के सुबह उठने का, और वही समय श्रीमान जी के तैयार होने का, उसको प्रेस करके देने हैं, उसके कपड़े जूते देने हैं, उसका सारी व्यवस्था करनी है, उसके खाने की व्यवस्था करनी है। खाना बनाने के लिए 1-1.5 घंटा तो चाहिए, और वही समय बच्चे का है, और वही बच्चा उसको संभालना है। तो अब अगर शहर में रहना है तो नौकरी जरूरी, और अगर अपने श्रीमान जी को ना संभाले वो तो नौकरी नहीं, और नौकरी नहीं तो गांव जाना पड़े, और गांव में बापू खड़ा, अगर नौकरी ना छोड़ दिए बेइज्जती हो जाएगी। मैंने जेला 10 साल, मैंने 2014 में नौकरी छोड़ी थी, तो और लगभग 10-11 साल पहले तनख्वाह भी मेरी 30-35 थी, अभी लगभग 1.5-2 लाख हो जाती। अभी भी मतलब मेरे पिताजी एक बात कह दें, नू करे मेरे तो न्यू बता दे, कोई पूछे तो अगर तेरा छोरा के करो तो मैं के बताऊं। मैं एक बात कह दूं हंस के, मगर अगर बापू आज भी आप तो न्यू बताने नहीं है, नहीं छोरा के करा है, फिर तो बताइए कुछ ना किसी तय। जो ये चर्चा हम कर रहे हैं दिन रात, इसमें आपको कुछ गलत लगा? क्या ये नहीं होनी चाहिए चर्चा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी? मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरी बुआ, मेरी माता, ये बहनें लूट रही हैं, और मैं बात भी नहीं करूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर यहां पे बाहर कोई बहन परेशान है तो मैं उसको देख के आंख बंद करके निकल जाऊं? अगर आप ये पूरा समाज ये कहते हो कि हाँ भाई आंख बंद करके निकल जा, तो हमें अपनी गाड़ी ने करा अपने घर खड़ी। और अगर आपको लगता है कि ये समस्या तो और भयानक होगी, तो फिर बोलना पड़ेगा। और एक को नहीं, 2 को नहीं, ये जो 4-5 भाई बोल रहे होंगे ये नहीं, सबको बोलना पड़ेगा। तो श्रीमान जी को तैयार करना सुबह और बच्चा संभालना, तो वहां पे बच्चा पहले नंबर पे नहीं है, श्रीमान जी पहले नंबर पे, क्योंकि नौकरी के साथ शहर में रहना है। कईयों के साथ तो ये सीन चल रहा होगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और वो नहीं रहा तो हुआ होगा। तो क्या करेंगे? वो बच्चा रोएगा, रोता हुआ बच्चा नहीं रखा जा सकता, तो उसको टीवी के आगे बैठा दिया। और टीवी क्या दिखा रहा है? 1 घंटे से वही तो चर्चा हुई, टीवी क्या दिखा रहा है।
टीवी दिखा रहा है। अगर एक बच्चा हर दिन दो से 2.5 से 3 घंटे सुबह टीवी देखे और शाम के 2.5 से 3 घंटे टीवी देखे, और वो अगर 3 साल के बच्चे को बैठा दो और 20 साल तक हर दिन 6 घंटे टीवी दिखाओ, 5 से 6 घंटे, पता आपको क्या दिखता हो? 50,000 रेप केस फिल्मों के, सीरियल्स के, 44,000 मर्डर केस और 40,000 माँ बहन बेटियों को छेड़ने के। तो आपको क्या लगता कोई है सुरमा बनेगा? कोई भगत सिंह बन जाएगा? कोई चाणक्य बन जाएगा? क्या बनेंगे वो रेपिस्ट बनेंगे जी, वो मर्डरर बनेंगे। और तैयारी यही है। उससे आगे क्या आया? धीरे धीरे करके फिर ये आ गया मोबाइल। मोबाइल पे क्या आया? मोबाइल इतना सेंसिटिव सेंसर के साथ में डाला गया है। अगर मैं सोच रहा हूं ना कि कल तो मैं एडिडास के जूते लाऊंगा, तो थोड़ी देर बाद मोबाइल खोलूंगा तो एडिडास के जूते की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। इतना सेंसिटिव होता है ना ऐसा। देखिए बच्चे भी मान रहे हैं। फिर क्या होगा? 2 साल के बच्चे को ऑटोमेटिक कार्टून मिलेंगे, 6 साल 7 साल के बच्चे को ऑटोमेटिक गेम मिलेंगे। कौन से गेम? 3 पत्ती जुए के। जब थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा तो और अपडेटेड गेम मिलेंगे। और जब 17-18 साल का कोई होगा तो उसको गंदी फिल्में दिखेंगी, ऑटोमेटिक दिखेंगी। कुछ कह देते हैं सभाओं में, बात करते हैं कि माँ बाप नहीं देखते जी, टीवी मोबाइल लाके दे दिया। अरे भाई, कोरोना से पहले कोई नहीं देता था। कोरोना से पहले बताओ कितने बच्चों के पास मोबाइल थे। लेकिन इस झूठी बीमारी के नाम पे सबको जानबूझ के मोबाइल पकड़वाए, और जो नहीं ले पाए, सरकारी स्कूलों के बच्चों के माँ बाप की जिनकी हिम्मत नहीं थी, उनको इन हरामखोरों ने फ्री में टैबलेट दिए। और उन टैबलेट की पता है क्या रिसर्च आई है? 86% बच्चों ने अश्लील वीडियो देखी है। तो ये देखो कि कहां जा रहे हैं भाई हम। सोच, अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, सोचना नहीं पड़ेगा या नहीं सोचे? अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और मैं एक बात कह दूं, यहां जो ये बैठे हैं ना, ये आखिरी पीढ़ी है जिसने अपने बूढ़े भी देखे हैं और जिसने ये गंदा नंगा नाच भी देखा है। ये फर्क कर सकते हैं सही और गलत में। अगर ये पीढ़ी नहीं रही और अगली पीढ़ी पे बात चली गई, उनको भारतीयता का कुछ नहीं पता। सच्चाई है। तो खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अभी तो रहने देते, डिस्टर्ब करेगा भाई। अभी तो उसमें गर्म रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, पी लेंगे थोड़ी देर में। चाय की इच्छा हो रही है क्या? बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, चाय पीनी हो तो। हाँ जी, तो ये क्या चल रहा है? अच्छा, एक और कमाल देखो। एक रिसर्च निकल के आई, और उससे पहले की गहरी बात, 1960-70 के दशक में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने, अच्छा यहां पे बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, लैक्मी का नाम सुना है? लैक्मी का सुना है? और भी ऐसे कई हैं। ये लैक्मी कंपनी 70-80 साल पुरानी है जी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में ये कबाड़ तो बिकता ही नहीं, तो कैसे बेचा जाए? तो इन्होंने 70 में एक लड़की थी, ये जिन्नत अमान, सुना है? हीरोइन थी वो। और उस टाइम सीरियल ये डीडी नेशनल ही था, तो उस पर हफ्ते में 1 दिन फिल्म आती थी, 1 दिन चित्रा आता था, तो वो वहां से चलता था सारा सिस्टम। तो उन्होंने 70 के दशक में मिस इंडिया बनाई और मिस यूनिवर्स बनाई। किस नाम से? फिर वो मिस यूनिवर्स जो बनी, वो देश में घूम घूम के बात करेगी, लड़कियों तुम भी निकलो, तुम भी समाज में निकलो। और उनकी ड्रेस देखी आप लोगों ने जब वो मिस यूनिवर्स बने? तो ये इतना, मतलब जो कपड़े अंदर पहनने के, उन कपड़ों को बाहर पहन के मिस यूनिवर्स बनाया जाएगा।
फिर उससे थोड़ा सा फर्क आया। फर्क क्या आया? टीवी को देखने का वो बढ़ा, इससे ज्यादा नहीं आया। फिर ये पहुंच गए धीरे धीरे करके, इन्हें सारी दुनिया में काम करा, अमेरिका में करा, इंग्लैंड में करा, पूरा काम चल गया। तो 1996 में इन्होंने बनाई शायद ऐश्वर्या राय, फिर सुष्मिता सेन, फिर प्रियंका चोपड़ा, फिर ऐसे करके लगातार 6 साल भारत की बनाई और 2004 तक बनाते रहे। और यहां पे फिर स्कीम आई सरकारों की, पता आपको? मेकअप सिखाने के लिए सेंटर खोले सरकार ने, लड़कियों के लिए खोले है ना जी। वो तेरा भला हो जाए। मैंने देखी है कि मेरी रिश्तेदारों में कितनी बहनों के, कितनी मौसी की लड़की और ये सब की शादी हुई, वो बच्ची उसको अगर नेचुरल बिठा दो तो कमाल की सुंदर, और वो इतना सारा कबाड़ लीप को तेरा वाला जा क्या हो जाए उसके साथ, वो पता ही नहीं। वो पछाड़ में नहीं आती कि वही है। एक नई चीज आई, लिपस्टिक। इस पे बड़ी चर्चा सुनी हमने, बड़ी रिसर्चें सुनी। लिपस्टिक में क्या होता है जी? शीशा होता है, लेड। अच्छा आप बताइए बैठे हुए, एक लिपस्टिक कितने दिन चल जाती होगी? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने? जो से यूज करे वो तो बता ही सके। एक लिपस्टिक महीना 2 महीने चल जाए, उस लिपस्टिक में जरूरत से कई गुना ज्यादा शीशा है। सुनो एक बार मेरी सुनियो, जो लिपस्टिक है उसमें जरूरत से कई गुना, जरूरत कितनी मतलब जितना शरीर झेल सकता है उससे कई गुना ज्यादा लिपस्टिक है, मतलब लेड है, शीशा। और ये मतलब देखो, अगर मेरा होठ है, इस पे कुछ लगा है तो जीभ तो आएगी आएगी, तो ये सारी की सारी खाई जाती है। तो यूट्रस कैंसर, कोलन कैंसर, फैलोपियन ट्यूब का कैंसर, गले का कैंसर, छाती का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, सबकी तैयारी है ये।